आप भोपाल में ना अभी? Yeah, I am from Bhopal. I am former DGP. I had been DGP for 7 years, and I was the DG Railway. I was DG Home Guard, Civil Defense and Disaster Management. I was DGP Police Reforms also. ओके सर, ओके। Where exactly you are, Sandhya? जी। You are from which town? ओके सर। नहीं सर मैं, हाँ। You are from which place? I mean, that is I am. मैं उत्तराखंड। अच्छा, you are from Uttarakhand. So you are based out at Dehradun? नो, काशीपुर। काशीपुर, ओके। वेयर एग्जैक्टली इज काशीपुर? जी, काशीपुर कहाँ है? ये काशीपुर आपने ये सुना होगा ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ हाँ, सुना है जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, ओके ओके ओके। इसका ये यहाँ से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से होता। ओके ओके ओके। और संध्या जी, आप करती क्या हैं? व्हाट इज योर, आर यू इन प्रोफेशन, सर्विस, व्हाट यू आर डूइंग? क्या करते हैं आप? मैं एडिटर हूँ, मेरा न्यूज़पेपर है। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मेरी एक नेशनल पार्टी भी है। और व्हाट इज दैट नेशनल पार्टी? प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया। ये कब आपने रजिस्टर कराई है? ये 2017 में कराई थी मैंने। ओके, तो 6 साल हो गए हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सर मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम जैसे अभी चल रहा है सिर्फ हिंदूवाद, नो हिंदूवाद, तो हम सबको साथ लेके चलें। देखो बेसिकली संध्या, वी हैव टू अप्रिशिएट, हमें समझना पड़ेगी ये बात कि हमें षड्यंत्र पूर्वक जो है 75 साल से अंधेरे में रखा गया है। ये बात जब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम वो महापरिवर्तन कभी नहीं ला पाएंगे। देखिए मैं संध्या पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अंग्रेज जो है बेहद डरे थे और वो जो है भारत छोड़ के भागने के मूड में थे, भागने, आई एम यूजिंग वर्ड, दे आर एस्केपिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम इंडिया, भारत से भागना चाहते थे। और इसको भागने के लिए जो इसका प्रमाण है वो आपको मैं बताता हूँ। उस समय के कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड आचन लेक। जी, राइट। लॉर्ड आचन लेक जो है, या उन्होंने जो है एक एग्जिट प्लान बनाया था कि भारत में परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। 24 नेवल बेसिस में से 22 में विद्रोह हो गया है, चारों तरफ बगावती तेवर हैं, और सभी गवर्नर्स, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, वो जो है यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहे थे और उनके पास कोई यूरोपियन फोर्स नहीं थी। तो उन्होंने लॉर्ड बॉवेल को कम से कम 1 डजन पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि जो देश में बगावती तेवर हैं, ये आजाद हिंद फौज का जो लाल किले में ट्रायल चल रहा है उसके कारण है। राइट। एंड ही सजेस्टेड कि इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, नहीं तो आप भाग नहीं पाएंगे। आप इसको 1857 की क्रांति से कंफ्यूज मत करना, आप इस देश को छोड़ के भी नहीं भाग पाओगे। यू विल बी बूचर्ड। ये लिटरली दैट वाज दैट टर्म व्हिच दे हैव यूज्ड। तो फिर जो है, जो अंग्रेज जो कभी जो है ना अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते हैं, उन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया, स्थगित किया। राइट। और देन दिस पर्सन सबमिटेड ए एग्जिट प्लान कि जब कभी इमरजेंसी में हम भागेंगे तो सभी अंग्रेजों को लेके तो भागना संभव नहीं है, तो किन मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके हम भागेंगे। उस प्लान का नाम था एग्जिट प्लान, और इसको बनाने वाले थे लॉर्ड आचन लेक, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस थे। राइट। और ये सबमिट किया गया उस समय के सबसे बड़े व्यक्ति को, जिसका नाम था लॉर्ड बॉवेल वाइसरॉय, जो कि वाइसरॉय था कंट्री का। राइट। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन उसकी जगह पे आए थे। ठीक है ना। बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है लाए गए थे, और जो इनकी पत्नी एडमिना लॉर्ड माउंटबेटन कही जाती हैं, वो जो है इनकी पत्नी थी ही नहीं। एडमिना वाज ए सीक्रेट एजेंट, और उसने जो है जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को जब ये पढ़ रहे थे उस समय ही अपने जाल में फंसा लिया था। आपको मालूम है ये देश जो है 2 भागों में बंटना बताया गया कि जिन्ना अड़ गया, ये शुद्ध झूठ है। जी। ये शुद्ध झूठ है। आपको ये मालूम है जो भारत का पार्टीशन कहाँ पे साइन हुआ है? भारत का पार्टीशन जो है साइन हुआ है शिमला में।
शिमला और में। जिस रूम में साइन हुआ है वहाँ केवल 3 ही लोग थे, लॉर्ड माउंटबेटन, एडमना और जवाहरलाल नेहरू। तो जब जिन्ना वहाँ था ही नहीं तो क्या अड़ेगा वो? नहीं, ये पर्सन जो कि वहाँ रूम में ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो अड़ सकेगा क्या? नहीं, वो तो लड़ने की संभावना नहीं है। संभावना नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सब झूठ पकाया गया। और जब जो है ये पार्टीशन उनके सामने रखा गया, जवाहरलाल नेहरू के सामने, तो उनकी पहली रिएक्शन ये थी कि भाई मैं इसमें कैसे साइन कर सकता हूँ, ये तो वर्किंग कमेटी में चर्चा ही नहीं हुआ है। तब एडमिना ने कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ जो है ना निकाल के उनके सामने फेंक दिए, कल ये छप जाएंगे, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा, योर कैरियर इज फिनिश्ड, दिस वाज द वर्ड ऑफ द एडमिना। तब जो है उन्होंने जो है उसको तत्काल साइन कर दिया। और क्या क्या झूठ मूठ प्रोजेक्ट किया गया। 14 जून को जब जो है इसे उसमें ले गए जनरल असेंबली में, तो उसमें जो है नोबडी वाज एग्रीइंग टू द डिवीजन। और मिस्टर टंडन और ये लोग जो है वो तो बहुत ही बगावती। सीमांत गांधी वाज द पर्सन हु वाज अपोजिंग टोटली अबाउट इट, राइट। और उस समय जो है गांधी जी खड़े को फिर बुलाया गया। गांधी जी ने कहा देखो भाई ना वर्किंग कमेटी में जो लोग हैं इससे अच्छे तो हो नहीं सकते। भाई वर्किंग कमेटी का तो कोई काम ही नहीं था उसमें, राइट। उस समय कोई काम ही नहीं था। बोले वर्किंग कमेटी में जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा, हमें इनका साथ देना चाहिए। और कमेटी नहीं थी, कमेटी ने तो उसे देखा ही नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश को कितना मूर्ख बनाया गया। अच्छा, अब संध्या मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए, यू आर एडिटर, यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी भी आपने बनाई है, तो आप हर दृष्टि से हमारी बात बहुत गहराई से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी राजनेता क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपके ऊपर तो वही नियम कानून थोपे हुए हैं। आपकी पुलिस 1860 से गवर्न होती है, आपकी आईपीसी 1860 की है, आपका जो एविडेंस एक्ट 1872 का है। आपके अधिकांश कानून जो है, जो सो कॉल्ड म्यूटिनी इन इंग्लिश बाय द ब्रिटिशर्स, उस म्यूटिनी को क्रश करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, दे वर देयर। तो वही कानून आपके ऊपर इन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के बाद थोपे कि नहीं थोपे? जी। आप बताइए, इसके बाद उन्होंने कितनी घटियापंती की है कि इन्होंने जो है पार्टी शब्द का हमारे संविधान में कहीं उपयोग नहीं किया गया है। ये जानकारी आपको है कि नहीं है? पार्टी सिस्टम, पार्टी नाम का शब्द ही अपने संविधान में नहीं आया है। तो पार्टी जो शब्द आया है वो आया है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में। आई बात समझे आपको? 51 में ये पहली बार ये शब्द आया है। और ये जो है देखा जाए तो नेहरू जी की एक घटिया सोच और चाल थी कि इन्होंने एक अच्छे पार्टी सिस्टम को डिजाइन ही नहीं किया और इतना घटिया कर दिया कि देखिए, पहले तो आज आपका रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जा रहा है, जो आपके वोट से चुना जा रहा है, रियली वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। न्यूज़पेपर में जो है ना सब इनके कब्जे में है, सोशल मीडिया इनके कब्जे में है। ये जो सर्वे रिपोर्ट छपवाते हैं वो फर्जी हैं। इसके बाद आम सभा में पैसे देके लोगों को बुलाते हैं, और जो है बसें भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था कराते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्री भी बताइए, फ्री भी बांट रहे, फ्री भी बांट रहे हैं। कोई 1000 करोड़ में, कोई लाख करोड़ में, मालूम नहीं क्या हो गया, पागल हो गए हैं सब लोग, राइट। एंड जो है दारू भी बांट। देखिए, वो मिडिल क्लास तक पहुंचता भी नहीं है, वो सब नीचे जो तबके वाले लोग हैं उन्हीं के पास तक पहुंचता वो भी कोई कंफर्म नहीं। संध्या जी, मैं तो एकदम दूसरी बात कहूंगा। भैया, आप फ्री भी क्यों बांट रहे हो? समृद्धि बांटो। मैथिली शरण गुप्त तो समृद्धि बांटने की स्थिति में है। हम कह रहे हैं 2029 में भारत में कोई गरीब ही नहीं बचेगा। ठीक बात है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भारत में कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, भारत में कोई जो है स्लम एरिया में नहीं रहेगा, और उसे किसी पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी। इतना आवास की जरूरत नहीं। इट इज सच ए पावरफुल सिस्टम। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी, लेकिन किसी भी चीज के लिए आपको कर्ज भी नहीं लेना होगा। तो ये इतना पावरफुल है। और ये कह रहा है कि भारत सरकार के पास जो है
आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। 1 गुना 2 गुना नहीं, 20 गुना। 10 गुना आएगा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से, और 10 गुना आएगा पेपर करेंसी फ्री भारत से। पेपर करेंसी फ्री भारत, पेपर करेंसी ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। पेपर करेंसी को छापाना, में का कॉस्टली, ले जाना, लाना, रखना, सिक्योर करना, सब कॉस्ट ही कॉस्ट है, राइट? कॉस्ट है, राइट। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ना सिलेक्टिवली आप वो कर रहे हैं, तो यदि हम 2% की केवल ट्रांजैक्शन फीस लें, इससे इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज भारत सरकार सभी स्रोत से कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा केवल इससे चल आ जाएगा। हम तो जब हमारे पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा फॉर अवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तो आप मुझे बताइए कि हमें अपनी जनता से टैक्स लेने की क्या जरूरत है? तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भैया तुमको गुलामों के नियम कानून से मुक्त कर देंगे। दूसरा उससे कह रहे हैं कि भैया हम आपको ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था देंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी, सही और निर्णय सही समय पे लेगी, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसे लाखों में हर्जाना देना होगा, राइट? जो आज शासकीय सेवा में गुलामी है, देखिए अंग्रेजों ने कैसा सिस्टम बनाया था कि चंद अंग्रेज भारतीयों को कैसे शोषित करें, वही सिस्टम एज इट इज आपके ऊपर आज भी थुपा है कि नहीं? आज भी थुपा है, आज भी थुपा है। राइट। अब इस गुलामी के 4 आधार हैं। शासकीय सेवा में गुलामी के 4 आधार हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला आधार है उसकी ACR। बॉस जो है ना क्या गुड़ुम गुड़ुम कर देगा तो आदमी डरता है बॉस से, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा उसका आधार है प्रोसेसिंग ऑफ द प्रमोशन। वो कोई पंगे लगा देगा, आपका प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ द प्रमोशन। तीसरा जो आधार है उसका वो है पोस्टिंग, कि आपने 3 2 5 किया तो कचरे में डाल दिया आपको, राइट? और चौथा आधार है कंडक्ट रूल, जो कहता है बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। मतलब बॉस ही राइट है, और वो जो है वो दुष्ट है, बदमाश है, मक्कार है, हरामी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यदि उसके आदेश को नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम कहीं के नहीं बचोगे। ये 4 आधार हैं गुलामी के, नहीं है? जी जी, बिल्कुल राइट। वो आज भी हम झेल रहे हैं। वो सब बदल जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो काम के साथ ही आपके जो है काम के एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट कर लेगा, जो किसी बॉस को भी नहीं मालूम, राइट? और उसको वो परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा। अब बताओ, आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी ACR बन गया, इसका मतलब है बॉस आपकी ACR नहीं लिखेगा, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जब वही ACR बन गया है तो प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो कोई आपका जो है ना प्रोसेसिंग में जो है ना कोई पंगा नहीं ले सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है, राइट? अब जैसे कि अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी के आधार पे आपको सब लाभ मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी जो आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स की मेरिट लिस्ट होगी उसी के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो यदि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो नंबर 1 की पोस्टिंग मिलेगी, जो भी आप चाहोगे। अब आप ये बताइए, अच्छा चौथा जो है, जो कंडक्ट रूल है उसको बदल दिया जाएगा। अब कंडक्ट रूल क्या कहेगा ना, अभी कंडक्ट रूल क्या कह रहा है कि बॉस की मानो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, राइट? सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी। अभी तो यही सिचुएशन, नौकरी चली जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। बहुत दुष्ट लोग हैं और वो गलत निर्णय लेंगे। यदि आप कोर्ट में जाके आपको रिलीफ मिल जाएगा तो सबको रिलीफ नहीं देंगे। ये दुष्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति जाए कोर्ट में। आपके उल्टा होना चाहिए ना। यदि मान लो एक व्यक्ति को रिलीफ मिला है तो दैट शुड बी यूनिफॉर्मली मेड एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। और जिसने गलत निर्णय लिया उसके पास जाना चाहिए, बताओ भाई तुमने गलत निर्णय क्यों लिया है, तुमको नियम कानून नहीं मालूम थे, भाई यू हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन एंड भाई जो है ना वी शुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम यू। तो इसको करने की बजाय उल्टा होता है कि आप जो है ना हर व्यक्ति जाए, हर व्यक्ति 8-10 साल खराब करे और इतना पैसा खर्च करे और उसके बाद पैसा ना हो तो वो जा ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये पूरी दुष्टता है, राइट? तो अब कंडक्ट रूल उल्टा हो गया। अब कंडक्ट रूल क्या कह रहा है कि देखो भाई, तुम्हारे बॉस के गलत निर्णय में यदि तुम चुप रहे तो तुम उनके पाप में भागीदार माने जाओगे। यदि तुम्हारे बॉस जेल जाएंगे तो तुम भी जाओगे साथ, तुम भी जाओगे, राइट? अब सेकंड है उसका, वो कह रहा है कि भैया एक ही तरीका है, यदि तुम्हारा बॉस कोई गलत निर्णय लेता है तो उसको पोलाइट लैंग्वेज में कारण सहित रिव्यू के लिए उसी बॉस को लिखो, उसी बॉस को, राइट? अब आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी ACR नहीं लिख रहा है, राइट? वो आपके प्रमोशन को प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो आपकी पोस्टिंग नहीं कर रहा है। तो अब बताओ, वो आपका बॉस हुआ या वरिष्ठ साथी हुआ?
बॉस ही हुआ। नहीं, वरिष्ठ साथी हुआ ना, क्योंकि अब वो वरिष्ठ साथी, राइट, सीनियर कलीग यदि हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे तो सीनियर कलीग हुआ। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो आप उसके लिए रिव्यू के लिए लिख सकते हैं कि भाई आप ये जो निर्णय ले रहे हैं इसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, प्लीज अपने निर्णय को खुद पुनरीक्षित करिए, फिर खुद रिव्यू करिए, राइट। अब अज्यूम करिए कि बॉस जो है वो निर्णय लेता है, नहीं मैं तो जो है जो कुछ मुझे करना है मैं तो वही करूंगा, और उसने वो गलत निर्णय को ही अपना यथावत रखा, राइट। तो ये सभी ऐसे निर्णय जो कि रिव्यू के लिए लिखे जाने के बावजूद भी मान्य नहीं किए गए, ये सब एक कमीशन के पास चले जाएंगे, राइट। और कमीशन उसमें डे टू डे इंटरफियर नहीं करेगा, राइट। तो जब ये पाप के घड़े में 100 केस हो जाएंगे तब जो है वो कमीशन आपको तलब करेगा, और वो भी लाइव टेलीकास्ट होगा, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई ये आया है, आपका क्या कहना है, और यदि आप डिफेंड नहीं कर पाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब बताओ पूरी तरह से शासकीय सेवा से गुलामी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चलिए। और सबकी पूरी एनर्जी काम पे लगेगी कि नहीं लगेगी? सब बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो संध्या जी अब नेक्स्ट बात अपन आगे करेंगे, है ना। है ना। मैं ये बोलिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी एनर्जी से भिड़ें और आप अपना जो पार्टी का काम कर रहे हैं, जो कुछ भी एडिटर के बतौर काम कर रहे हैं वो सब करते रहें, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि क्राइम फ्री भारत से जुड़िए और अपने से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उनको जोड़िए। इससे फायदा क्या है, वो बता दूं मैं। यदि आप मैं आपसे बोल सकती हूँ कुछ? हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहती थी, पहले देखिए मैंने आपके बारे में कंफर्म किया। मेरे भाई हैं इंदौर में, मेरे भाई हैं, वो इंस्पेक्टर हैं फिलहाल, देवेंद्र विश्वकर्मा, ठीक है। मैंने उनसे पूछा इस नाम के कोई जीडीपी सब थे, तो बोले हाँ वो रिटायर हो गए, उन्होंने बताया। तो फिर मुझे हुआ कि हाँ भाई चलिए ठीक, मेरे पास मेरी जो सुबह जो मेरे पास कॉल आई है, ठीक है ठीक है, तो मैंने आपसे बात करना उचित समझा, ठीक है। नहीं तो अभी देखिए, हाँ वो मेरे बड़े भाई हैं, और हाँ उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब भोपाल में रहते हैं। वो भोपाल में ही हैं। तो सर ठीक है, मैं सहमत हूँ, और बाकी अभी तो मैंने यही कंफर्म किया था, और आगे आपसे बात होती रहेगी। और मैं संध्या जी ये चाहूंगा कि समय कम है, हम जो है बेसिकली इसी दिसंबर में मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित करते हुए क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। उससे फायदा ये रहेगा कि हमें कुछ महीने मिल जाएंगे जनरल इलेक्शन में अपने पॉइंट्स को सिद्ध करने के लिए। जो मॉडल राज्य सरकार की ताकत के तहत जमीन पे उतारे जा सकेंगे उनको उतार दिया जाएगा, ठीक है, राइट। तो दिस इज द रीजन। तो हम ये चाहेंगे कि इसमें आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो काम करना चाहती हैं वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये मिशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नंबर 1, राइट, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसमें फॉर्मली जो है ना सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का स्वागत भी है, लेकिन उनकी सिद्धा जो है क्राइम फ्री भारत और 21 महालक्ष्यों में महापरिवर्तन में होना चाहिए, एक ही कंडीशन है, ठीक है ना। और इसमें जोड़ के यदि आप जैसे जोड़ते यदि 230 में आपका आ गया तो आप जो है विधायक का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा, और यदि नंबर 1 पे आ गए तो शिवराज सिंह चौहान की जगह जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ना तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना शिवराज सिंह बनने वाले हैं, ना ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, क्योंकि जैसे ही ये जनता में पहुंचेगा, जनता हर कोई तो त्रस्त है आज। हर कोई त्रस्त। तो फिर ये हम क्यों त्रस्त रहें जब हमारे पास मॉडल है, हम आमूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति है। हमारे पास एक चाणक्य है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिसने सब मॉडल डेवलप किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। तो आप मुझे बताइए कि हम क्यों जो है ना त्रस्त रहें। बिल्कुल, हम इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों वोट दें? जी। तो चलिए संध्या जी अपनी बात जारी रहेगी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे वो आपने ब्लॉक कर दिया था तो वो अनब्लॉक कर दीजिए। हाँ जरूर कर देंगे, जरूर कर देंगे। थैंक यू।